हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल जायसवाल स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, जिस पर अभी लोगों का ध्यान नहीं है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो ई वेस्ट पर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा। आज का समय इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का है। तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं। जीवन इनकी वजह से बहुत सुविधाजनक लगता है, लेकिन इनके विकास के इस दौर में इससे उत्पन्न होने वाले ई कबाड़ व इसके निस्तारण की और किसी का ध्यान नहीं जाता। आज हम जिन इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उपयोग कर रहे हैं, उनके ख़राब हो जाने पर, उपयोग में न आने पर वे कचरे फेंक दिए जाते हैं और इनका कचरा बहुत ही खतरनाक होता है। प्लास्टिक की तरह यह भी नष्ट नहीं होता और हमारे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाता है। हमारे देश में मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री को अपने पहले 10 लाख ग्राहक जुटाने में करीब 5 साल लग गए, पर अब भारत में मोबाइल फ़ोनों की संख्या इंसानी आबादी के आंकड़ों के करीब पहुंचती दिख रही है। यह आंकड़ा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईईयू) का है। इन आंकड़ों से आश्वस्ति तो है कि अब भारत जैसे विकासशील देश में गरीब से गरीब परिवार भी संचार सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, इसे महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। आईटीयू के अनुसार भारत, रूस, ब्राज़ील समेत करीब 10 ऐसे देश हैं जहां मानव आबादी के मुकाबले मोबाइल फ़ोनों की संख्या ज़्यादा है। रूस में करीब 25 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हैं, जो वहाँ की आबादी का लगभग 1.8 गुना है। ब्राज़ील में 24 करोड़ मोबाइल हैं, जो वहाँ की आबादी का 1.2 गुना ज़्यादा है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन धारकों के मामले में अमेरिका और रूस को पीछे छोड़ चुके भारत की स्थिति यह बन गई है कि यहाँ करीब आधी आबादी के पास मोबाइल फ़ोन है। सोचिए, आने वाले 2-4-10 साल में क्या होगा कि यहाँ की आबादी से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। परंतु इससे दुनिया को एक खतरा भी है, जिस पर अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन वह खतरा है इससे उपजे इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई वेस्ट का। वर्ष 2013 में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च (ITER) द्वारा मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ ई वेस्ट विषय पर आयोजित सेमिनार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वैज्ञानिकों ने एक सर्वेक्षण के आधार पर यह बताया कि भारत में हर साल 8 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न हो रहा है। इस कचरे में यद्यपि देश के लगभग 65 प्रमुख शहरों का योगदान है, परंतु सबसे ज़्यादा ई वेस्ट देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में पैदा हो रहा है। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट डंपिंग ग्राउंड है, क्योंकि जो भी टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर आदि पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं, कुछ वर्षों बाद चलन से बाहर हो जाने और कबाड़ में तब्दील हो जाने पर वे सारे उपकरण मुख्यतः चीन और कुछ हद तक भारत में भी वापस लौट आते हैं। ई वेस्ट से वैसे तो किसी कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन जब यह बड़ी समस्या बनकर हमें नुकसान पहुंचाएगा तब इसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारे देश व दुनिया का ध्यान विकास की ओर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामानों से हमें जो सुविधाएं हैं उनसे जीवन पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गया है। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन आदि ने हमारे कामकाज को बहुत सुविधाजनक बना दिया है। अब हम घर बैठे कई काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि खरीदारी के लिए दुकानों व शॉपिंग मॉल के भटकने थकने की जरूरत अब नहीं रह गया है। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने वाले सामानों की लंबी सूची है, जैसे फैक्स मशीन, फ़ोटोकॉपी, स्कैनर मशीन, डिजिटल कैमरे, लैपटॉप, आईपैड, आईपॉड, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने एंड गैजेट्स, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव कुकर, इंडक्शन कुकर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि चीज़ों ने हमें व हमारी आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है। हमें ज़िंदगी को सुविधापूर्ण जीने का लालच दिया है, लेकिन जब इन्हीं सामानों के पूरा होने पर या ख़राब होने पर हम इनसे पीछा छुड़ाते हैं, यही ई वेस्ट की विकराल समस्या खड़ी है। ई वेस्ट का कबाड़ यदि अपने देश का हो तो उसके निस्तारण के लिए एक स्थायी नीति बनाई जा सकती है, लेकिन समस्या यह है कि हम इस कबाड़ को दूसरे देशों से भी आयात करते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे विकसित देशों में ई वेस्ट जैसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इन विकसित देशों ने ई कचरे से निपटने के लिए पहले ही प्रबंध कर लिए हैं। इसलिए ये अपनी क्षमता से अधिक का ई वेस्ट विकासशील देशों को निर्यात कर देते हैं। ई वेस्ट हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि मानव जीवन पर संकट खड़ा कर सकता है। इसका अंदेशा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि कबाड़ में फेंके गए मात्र एक मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल हुआ प्लास्टिक और विकिरण पैदा करने वाले कल पुर्जे सैकड़ों साल तक नष्ट नहीं होते। सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की बैटरी अपनी मौजूदगी से 6 लाख लीटर पानी को दूषित कर सकता है। इसके अलावा एक पर्सनल कंप्यूटर में 3.7 पाउंड तक घातक सीसा और फास्फोरस, कैडमियम, मरकरी जैसे तत्व होते हैं, जो जलाए जाने पर सीधे वातावरण में घुलकर अपना विषैला प्रभाव उत्पन्न करता है। कंप्यूटरों की स्क्रीन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कैथोड या पिक्चर ट्यूब भी जैसी सीसा पर्यावरण उत्पन्न करती है, वह काफ़ी नुकसानदायक है। इस बारे में पर्यावरण स्वयंसेवी संस्था ग्रीन पीस ने अपनी एक रिपोर्ट टॉक्सिक टेक रिसाइकलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट इन चाइना एंड इंडिया में यह स्पष्ट किया है कि जिस ई कबाड़ की रिसाइकलिंग पर यूरोप में $20 का खर्चा आता है, वही कार्य
भारत, चीन जैसे देशों में मात्र $4 में हो जाता है। इसलिए विदेशी जो ई वेस्ट है हमारे भारत में डंप कर दिए जाते हैं। वैसे तो हमारे देश में, भारत में ई कबाड़ पर रोक लगाने वाले कानून हैं। खतरनाक कचरा प्रबंधन है ना, कचरा प्रबंधन जैसे बेसल कन्वेंशन, इसके बारे में मैं बता दूं कि इसे वर्ष 1989 में अंगीकृत और वर्ष 1992 में लागू किया गया था, बेसल कन्वेंशन। वर्तमान में इस पर 187 देशों द्वारा सिग्नेचर किया जा चुका है। भारत ने 1992 में बेसल कन्वेंशन में पक्षकार के रूप में शामिल हुआ था। यह अभी समय खतरनाक अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट के सीमा पारी आवागमन को नियंत्रित करता है तथा अपने सदस्यों को इस प्रकार के अपशिष्ट का प्रबंधन और पर्यावरण तरीके से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है। अपने गठन स्वरूप के कारण ई अपशिष्ट में प्रायः खतरनाक तत्व शामिल होते हैं। ठीक, मैं बेसल कन्वेंशन के बारे में बता दूं। बेसल कन्वेंशन क्या करता है कि यह एक बहुपक्षीय औपचारिक संधि है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दृष्टिकोण से खतरनाक अपशिष्टों और अन्य अपशिष्टों का प्रबंधन तथा सीमा पार आवागमन उत्पादन के परिणाम स्वरूप होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को संरक्षण प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में इनका उद्देश्य पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से हानिकारक खतरनाक अपशिष्टों संबंधित व्यापार पैटर्न को समाप्त करना है। वैसे तो हमारे देश भारत में ई कबाड़ पर रोक लगाने वाले कानून हैं, ठीक है, और इसके तहत कबाड़ की खुले में रिसाइकलिंग और इसके आयात पर रोक है, लेकिन इसकी परवाह कौन करे। जब तक समस्याएं सामने आकर खड़ी नहीं हो जाती, व्यक्ति इनके लिए प्रति सजग नहीं होता। हमारी तरक्की हमारी मुसीबत के दरवाजे न खोले और हमारा देश दुनिया के ई कचरे के डंपिंग ग्राउंड में तब्दील न हो, इसके लिए समय से पहले जागरूक होने की जरूरत है, ताकि हम समय रहते इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं के होने वाली समस्याओं से बच सके। ठीक, अब देखिए मैं इसके बारे में बता दूं कि ये होता क्या है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दूं कि इस अपशिष्ट होने वाले पर्यावरण प्रभाव क्या है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से विषाक्त पदार्थों का निर्गमन जलीय निकाय, भौमी जो ज़मीनी जल होती है, मृदा और वायु में हो जाता है। इस प्रकार इसके कारण धरातली और समुद्री जीवों प्रभावित होती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा गड़बड़ बात यह है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। ठीक, जैसे फ्रिज और एयर कंडीशनरों को पर्यावरण के अनुकूल कुशल रूप में प्रबंधित नहीं किए जाने से 2019 में इनसे वायुमंडल में कुल 98 मिलियन टन के समकक्ष CO2 उत्पन्न हुआ था। जैसे लगभग सभी ई अपशिष्ट में किसी न किसी रूप में प्लास्टिक, कांच, धातु जैसी पुनर्चक्र सामग्री शामिल होती है। हालांकि अकुशल निपटान विधियों और तकनीकों के कारण इन सामग्रियों की अन्य उद्देश्यों के लिए पुनर्प्राप्ति नहीं हो पाई है। वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर कुल ई अपशिष्ट के केवल 17.4% को ही रिसाइकिल किया गया था। जैसा बताया गया कि जो विकसित देश होते हैं, विकासशील देशों में ई कचरा डोपिंग कर देते हैं। विकसित देशों में से बड़ी मात्रा में ई अपशिष्ट को विकासशील देशों में डंप किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप ये विकासशील देश पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो यही दिया हुआ है। और हमारे इंडिया में इस पे जो नियम बनाया गया था 2011 नियम बनाया गया, फिर उसको अपडेट करके 2016 नियम बनाए गए, फिर उसको और अपडेट करके 2018 नियम बनाए गए। तो हमें इन सब चीज़ के बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि ई अपशिष्ट के बारे में। देखिए इसमें होता क्या है, मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम क्यों है। ई अपशिष्ट के अंतर्गत लिक्विड क्रिस्टल, लिथियम, पारद, निकेल, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, सेलेनियम, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोम, कोबाल्ट, तांबा और सीसा जैसे विषाक्त पदार्थ शामिल होते हैं। यदि इन प्रदूषकों का दक्षतापूर्ण प्रबंधन नहीं किया जाता है या किसी अनौपचारिक क्षेत्रकों द्वारा उनका निस्तारण किया जाता है अथवा कामगारों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इससे मानव स्वास्थ्य का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। और मैं बता दूं कि वर्ष 2019 में एशिया द्वारा विश्व में सबसे अधिक मात्रा में 24.9 मीट्रिक टन ई वेस्ट उत्पन्न किया गया। इसके बाद आता है नंबर अमेरिका का। अमेरिका ने 13.1 मीट्रिक टन, यूरोप ने 12 मीट्रिक टन ने ई अपशिष्ट को उसने उत्पन्न किया। और ग्लोबल ई वेस्टिंग मॉनिटर 2020 के रिपोर्ट के अनुसार चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला देश हो जाएगा। और ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2019 में लगभग 53.6 मिलियन टन ई अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था। यह प्रति व्यक्ति द्वारा औसतन एवरेज 7.3 kg अपशिष्ट उत्पन्न करने के बराबर है। मतलब हर व्यक्ति 7.3 kg ई अपशिष्ट उत्पन्न कर रहा है। ठीक, और ये इसके बारे में मैं और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार कुल उत्पन्न अपशिष्ट में भारत ने 2018-19 में केवल 10% उत्पन्न किया था और 2017-18 में ई अपशिष्ट जो है 3.9% उत्पन्न किया था। और भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन जैसा मैंने बताया कि 2011, 2016 और
आपका 18 में इसको ये किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय विदेश जो अंतर्राष्ट्रीय तरीके से भी इसका उत्पाद किया गया, वह अक्टूबर 2019 में यूरोपीय संघ ने राइट टू रिपेयर से संबंधित नए मानकों को अपनाया है। इसके तहत वर्ष 2021 से सभी कंपनियों द्वारा दीर्घ अवधि तक चलने वाले उपकरणों का निर्माण करना होगा तथा 10 वर्षों तक इन उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट की आपूर्ति भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक के बाद हम लोग क्या करते हैं।